नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगे आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मंगलवार को दिल्ली स्थित निर्माण भवन में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 41वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई राज्यों के अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मंगलवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 41वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। ये बैठक दिल्ली स्थित निर्माण भवन में हुई, जहां अन्य राज्यों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बैठक की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि हरियाणा का लगभग 56% एरिया एनसीआर में आता है। उसी की प्लानिंग के लिए समय समय पर बैठक होती है और इसी कड़ी में आज की मीटिंग में 2041 के मास्टर प्लान को लेकर विचार विमर्श किया गया और अलग अलग प्रदेशों की तरफ से सुझाव इस बैठक में दिए गए। सभी सुझाव के आधार पर आने वाले समय में ड्राफ्ट बनाया जाएगा। मित्रों, जैसा हमको बताया कि एनसीआर एरिया उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। हरियाणा स्टेट का लगभग 56% एरिया उसमें आता है। तो उसकी प्लानिंग के लिए समय समय पर मीटिंग होती है हर 3 महीने बाद। तो आज की मीटिंग में जो 2041 का रीजनल प्लान बनना है उसके बारे में विचार विमर्श था। काफ़ी सुझाव अलग अलग प्रदेशों के आए। उसमें राजस्थान के लोग भी थे, दिल्ली के लोग भी थे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, हम भी थे। तो सबने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के अनुसार जो सहमति बनेगी वैसा एक ड्राफ्ट प्लान 2041 तैयार होगी और उसके लिए हमारे जिम्मे भी लगा। कुछ सुझाव हमने एनसीजेड एरिया को लेकर के हरियाणा के लोगों को कहा गया कि उस पर कुछ सुझाव दें। वो 7 दिन में या 10 दिन में अपने सुझाव भेजेंगे और जल्दी एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करके फिर पब्लिक किया जाएगा, ताकि उसके ऊपर जो सहमति बनेगी वो 2041 का जो ड्राफ्ट प्लान है वो तैयार करके दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ प्रदेशों ने एनसीआर क्षेत्र को बढ़ाने को कहा, तो कुछ प्रदेशों ने एनसीआर क्षेत्र घटाने के लिए अपनी बात रखी। हरियाणा में जितना एनसीआर का क्षेत्र है उतना ही रहेगा। सुझाव हैं अलग अलग। कुछ प्रदेशों ने कहा इसको बढ़ाया जाए, कुछ प्रदेशों ने कहा कम किया जाए। तो उसमें सबके सुझाव जैसे भी फाइनल होंगे ड्राफ्ट प्लान में बताया जाएगा। जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे तो उसके हिसाब से उसका निर्णय जब तक बढ़ा रही है कम नहीं, हम तो लगभग जितना है उसी में ही रहेगा। कोई बढ़ाने घटाने का हमारी ओर से ज्यादा नहीं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि एनवायरमेंट को लेकर अगर एनसीआर क्षेत्र में किसी तरह की दिक्कत आती है तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सामने रखी जाएगी। उसमें एनवायरमेंटल कुछ यानी पोल्यूशन को लेकर के सारी चीज़ें आती हैं। तो यही विषय आया कि ये विषय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उनको रखा जाए, ताकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री उसके अंदर कुछ चेंजेस करे, ताकि दूर दराज के एरिया में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो कठिनाइयाँ कम की जा सकें। इसमें एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये रोल तो एनजीटी और एनवायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है उनका रोल है, उनके साथ बात करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वाहनों पर एनसीआर का रूल लागू होगा तो पुराने वाहन बड़ी संख्या में बाहर हो जाएंगे। इसको लेकर पर्यावरण मंत्रालय से बातचीत की जाएगी। वो क्योंकि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ विषय है, तो वो भी यही विषय है कि एनवायरनमेंट के लोगों से बातचीत करेंगे कि वो इसके अंदर किस प्रकार से कोई कानून बनाएंगे ताकि उसका लाभ मिले। ये ठीक बात है कि एनवायरनमेंट के नाते से जब अगर नियम लागू हो जाएंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में जो 10 साल से पुराने वाहन हैं उनको यहाँ चलना बंद किया जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या में वाहन बाहर ना हो जाए इसके लिए और एनवायरनमेंट मिनिस्टर से हम बात करेंगे कि उसका कोई रास्ता नहीं। वहीं केजरीवाल के पराली जलाने वाले आरोपों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में किसी तरह की कोई पराली नहीं जलाई जा रही। हरियाणा में लगातार सरकार पराली खरीदने का काम कर रही है। 1000 रुपए एकड़ मिल रहा है। किसानों को सब्सिडी के तौर पर दिया जा रहा है। केवल ये विषय को कई बार फेंकना होता है इसलिए फेंका जाता है। हरियाणा में मैं आपको बताऊं कि कोई पराली जलने का घटना इस समय नहीं हो रही है, क्योंकि अब पराली बिकने लग गई है।
और 1000 रुपया एकड़ हम सब्सिडी देते हैं बेलिंग करने के लिए। बेल बढ़ने के बाद अब बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हो गई है जो पराली को फ्यूल के नाते यूज़ करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, इसलिए पराली जलाना प्राय किसान ने बंद कर दिया। इसके साथ ही ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार ही जीतेगा। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। मंगलवार को चंडीगढ़ में वेस्ट वाटर के पुनः इस्तेमाल संबंधी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में जल के संकट को देखते हुए जहां जहां पर शोधित किए गए जल का उपयोग किया जा सकता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करने के लिए योजना बनाकर काम करें। वहीं उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों की इस विषय पर स्पेशल बैठक बुलाकर काम को सिरे चढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोधित जल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए एक अथॉरिटी तय की जानी चाहिए, ताकि योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। ये अथॉरिटी ही सभी संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, HSIIDC और अन्य प्राधिकरणों से तालमेल बनाकर योजना को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जाने के लिए शोधित जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक तकनीक या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इससे भविष्य के लिए पीने योग्य पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत हो सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां औद्योगिक क्लस्टर हैं, वहां पर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले इस्तेमाल के लिए शोधित जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा भवन निर्माण साइटों पर भी शोधित जल का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों और खाद्य निर्माता कंपनियों के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के जिलों में कृषि योग्य भूमि के हिसाब से किसानों को आगामी फसलों की बुआई के लिए खाद वितरित किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। मंगलवार को चंडीगढ़ में कृषि विभाग के अधिकारियों और खाद्य निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने की। इस दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरसों की बुआई वाले क्षेत्रों में डिमांड के हिसाब से खाद उपलब्ध करवाकर सही से वितरण किया जाए, ताकि सरसों की बुआई समय पर की जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी गेहूं की बुआई को ध्यान में रखकर जिला स्तर पर खाद का डाटा तैयार किया जाए कि किस जिले में खाद की कितनी जरूरत है और उसी हिसाब से खाद को वितरित किया जाए। वहीं बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को अवगत करवाया कि भारत सरकार ने वादा किया है कि सरसों और गेहूं की बुआई के लिए और ज्यादा DAP खाद की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सरसों की बुआई के समय SSP खाद इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करें, क्योंकि ये सरसों की खेती के लिए लाभकारी है। इस मौके पर खाद कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री को बताया कि आगामी रबी फसलों की बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया, DAP, NPK, SSP खाद उपलब्ध है। सरसों के लिए SSP खाद सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें फास्फोरस के अलावा सल्फर तत्व भी होता है। गेहूं की बुआई में NPK खाद का प्रयोग करें। इसमें 3 मुख्य तत्वों की मात्रा होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। कृषि मंत्री ने खाद कंपनियों के प्रतिनिधियों को कहा कि कंपनियों के डीलर खाद के साथ कुछ दवाइयां किसानों को खरीदने के लिए कहा जाता है, जो ठीक नहीं है। ऐसे में डीलरों को निर्देश दिए जाएं कि खाद के साथ दवाई ना दी जाए, ताकि किसानों का खर्चा भी कम हो और उनको खाद भी मिल जाए। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश की मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है, किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है और उठान भी समय पर हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों को लेकर भी अपनी बात रखी। इन दिनों में मंडियों में धान की खरीद हो रही है और इसके साथ ही पराली प्रबंधन और जो खाद की कमी बताई जा रही, विपक्ष के आरोप लग रहे हैं कि प्रदेश में DAP खाद की किल्लत है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, सबसे पहले बात करेंगे जो प्रदेश की मंडियों में धान की खरीद हो रही है, अब तक कितनी खरीद हो चुकी है सर, और किस गति से खरीद चल रही है? लगभग 1 हफ्ता हुआ है खरीद शुरू हुए और बहुत तेज गति से धान आया है और बहुत ही सुचारू रूप से मंडियों में काम चल रहा है। 1 सप्ताह में ही लगभग 14-15 लाख मीट्रिक टन
का धान आ चुका है, जो पिछली साल की आवक का लगभग 25% है। और इस बार हमें उम्मीद है कि धान जो है पिछले साल से 15-20% ज़्यादा आएगा। और खुशी की बात यह है कि जो धान बासमती का या दूसरी किस्म का है, जिसका पिछली बार भाव गिर गया था, MSP से भी नीचे आ गया था, जो कि हमने खरीद की थी, जिसको हम नकली बासमती बोलते हैं, उसका भाव भी 3,000 रुपये से ऊपर चल रहा है, पिछली बार से लगभग डबल है। तो किसान खुश है और सरकार भी खुश है कि किसान के खाते में ज़्यादा पैसा जाएगा। सर, मंडियों में व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई होगी। अब जो इंतजामात है वो कहीं किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है, उठान भी सही तरीके से हो पा रहा है क्या, और किसानों की कोई समस्या तो नहीं है? देखिए, पहले जब कोई शुरुआत करते हैं, शुरू में 3-4 दिन दिक्कत होती है, कभी नमी की दिक्कत होती है, कभी लिफ्टिंग की होती है। इस बार भी शुरू में क्योंकि बारिश बेमौसम की थी, उसने परेशान किया, मंडियाँ गिली थी और मॉइस्चर ज़्यादा था, तो धान को सुखाना पड़ा। लेकिन अब कोई समस्या नहीं है, अब बड़ा सुचारू रूप से काम चल रहा है और हमें लगता है कि आने वाले 3-4 हफ्तों में ही हम धान की खरीद पूरी की पूरी किसान की कर देंगे। सर, धान खरीद के साथ साथ बात पराली के प्रबंधन की बात करें तो प्रदेश में इन दिनों में एक इस तरह का वातावरण बनता है कि पराली के जलाने से जो है वो प्रदूषण हो रहा है। खासतौर पर दिल्ली की सरकार आरोप हरियाणा पे लगाती है या पंजाब पे लगाती है। हरियाणा में पराली के प्रबंधन को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं सर? मेरे ख्याल में देश में सबसे ज़्यादा पराली को लेकर हरियाणा का किसान जागरूक है, हरियाणा सरकार जागरूक है। हमारे यहाँ बहुत ही नगण्य घटनाएं पराली जलाने की हो रही है और हमने पराली जलाने से रोकने के लिए डीकम्पोजर दिए हैं, बेलर बनाने के लिए बहुत सारी सब्सिडी दी है। और अभी हमने ये भी फैसला किया है कि जो हमारा जो प्लांट लगा है जिसमें बहुत सारे गाँव की पराली लेगा, पावर प्लांट, कि उसको भी हम सोच रहे हैं कि कुछ सब्सिडी दे दें किराया उठाने के लिए। और किसान को पराली जो है बेचने का लाभ का सौदा हो गया है। और हरियाणा का किसान पर्यावरण को बचाना चाहता है, जमीन की उर्वरा शक्ति को बचाना चाहता है और कोई इक्का दुक्का किसान को छोड़कर हमारे यहाँ कोई घटनाएं नहीं घटती। पंजाब में और प्रदेशों में हमारे से 10 गुना ज़्यादा घटनाएं होती हैं। हरियाणा में हमारे विभाग ने और सारे किसान और समाजसेवी संस्थाओं ने ये बीड़ा उठाया है कि पराली हरियाणा के अंदर नहीं जलाएंगे। सर, आजकल डीएपी खाद की किल्लत बताई जा रही है और विपक्ष का खास तौर पर आरोप है कि हरियाणा में लाइन में लगकर लोगों को डीएपी खाद लेनी पड़ रही है। क्या स्थिति है सर वाकई में? ये भी एक नैरेटिव तय किया जा रहा है। सरकार विरोधी जो तत्व हैं, कोई डीएपी की कमी नहीं है। हमारे अक्टूबर के महीने में पिछले साल 1 लाख मीट्रिक टन, लगभग 20 लाख बोरियों की कंजम्पशन हुई थी। उतनी डीएपी आज हमारे पास उपलब्ध है और नवंबर में भी हमारी 1,10,000 की जरूरत थी, उससे ज़्यादा डीएपी भारत सरकार ने हमें अलॉट कर दी है। कोई भी किसी किस्म की दिक्कत हरियाणा के किसानों को नहीं होने देंगे, ज़रूरत के वक्त उनको डीएपी मिलेगी। और दक्षिण हरियाणा के जो सरसों के किसान हैं उनसे मैं ज़रूर एक प्रार्थना करता हूँ कि डीएपी की बजाय अगर वो एनपीके और सुपर फास्फेट वगैरह का मिश्रण करके उपयोग में लाएं तो उससे सरसों में तेल की मात्रा बढ़ती है, फास्फोरस उसमें होता है और उपज भी बढ़ती है। सरसों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो सर, फिर विपक्ष के लोग भी आरोप लगा रहे हैं, कई जगह किसान कह रहे हैं कि आधार कार्ड के ऊपर उनको 1 कट्टा 2 कट्टे इस तरीके से, मतलब 1 बैग 2 बैग इस तरह से खाद मिल रही है। आपने अधिकारियों से बात की, क्या कोई ऐसी स्थिति है या फिर केवल ये जो वो रूमर्स हैं, मतलब आपने वास्तविक स्थिति पता करी होगी सर, अधिकारियों से बातचीत भी हुई होगी? देखिए, हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और हरियाणा से हमारे जो पड़ोसी प्रदेश हैं, पंजाब है, राजस्थान में, वहाँ समस्याएं हर साल ही आती है। और सरकार जो केंद्र सरकार एलोकेट करती है डीएपी प्रदेश वाइज करती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश की डीएपी, हमारे प्रदेश की खाद दूसरे प्रदेशों में जाए, काला बाजारी कोई करे। इसलिए हम ये बाध्यता रखते हैं कि हमारे किसान को ज़रूरत के हिसाब से जितने व्यापारी हैं तो उसकी सबूत दे के उसको डीएपी दे। ऐसा नहीं है कि हमारी डीएपी हमारे एलोकेशन को कोई राजस्थान में ले जाए, कोई पंजाब में ले जाए। उसको रोकने के लिए हमने ये किया है।
सर, बाजरे की खरीद प्रदेश में हो रही है और बाजरे के साथ सरकार ने एक सब्सिडी भी देने का फैसला किया, जो किसान का अगर बाजरा 1600 1650 रेट जो है वो मार्केट में चल रहा था तब आपने रेट तय किया था और बाकी जो सब्सिडी थी वो आपने देने का फैसला किया था। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बाजरा के किसानों के साथ सरकार ने धोखा कर दिया, उनका बाजरा आज 1000-1200 में पिट रहा है। कांग्रेस की तो प्रथा ये रही है कि हर चीज में जो सरकार के जो जनहितैषी नीतियां हैं उनके खिलाफ स्टैंड लेना। पिछली बार जो है हमने बाजरे की खरीद की थी और दूसरे प्रदेशों से, खासकर राजस्थान से हमारे यहाँ बहुत 2 लाख मीट्रिक टन के आसपास बाजरा आ गया था और इस बार हमारे पास पुख्ता सूचना थी कि लगभग 2 लाख मीट्रिक टन काला बाजारी करने वाले लोग जो हैं उन्होंने बाजरा स्टॉक कर रखा है और वो हमारी मंडियों में बाजरा बेचना चाहते हैं। और इसलिए हमने हरियाणा के किसानों की मैपिंग कराई। 2,70,000 के आसपास जो किसान परिवार थे उनका पता लगा कि बाजरा की खेती की है और जितने एकड़ में 7-8 लाख एकड़ के बीच में जो आंकड़ा था, एक एक एकड़ की हमने नापतोल करवाई और प्रत्येक एकड़ हम 4200 रुपये से लेकर 6,000 रुपये के बीच में प्रत्येक किसान को डाल देंगे। हमारे खाते से हरियाणा पहला प्रदेश होगा बगैर खरीद के, बगैर कुछ चीज़ के, बगैर उसके मंडी में आए किसानों के खाते में पैसा देंगे और किसान को अपनी मर्जी में, जब उसका भाव हो सकता है कि कल को बाजरे का भाव 1800, 2000, 3000 भी हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो है कपास का भाव महंगा है, इसका ग्वार का भाव महंगा है, बाकी चीज़ों का, धान का भाव भी अच्छा चल रहा है इस बार और बहुत सारी फसलों के भाव जो एमएसपी से, सरसों का भाव 5000 के बजाय 7000, 8000 चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस जो हमारी नीति है इससे किसान को ज़रूरत के वक्त पैसा हम दे देंगे और भाव की वो उसको इंतजार करेगा तो उसका भाव ज़्यादा महंगा बिकेगा और जो काला बाजारी करके लोग जो हरियाणा सरकार को चूना लगाना चाहते थे उसमें रुकावट आएगी। सर, पिछले दिनों जो बारिश और बेमौसमी बारिश के चलते जो फसलें खराब हुई थी, आपने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए थे और रिपोर्ट जो है वो 15 अक्टूबर तक हालांकि आनी है, लेकिन जो वो क्या अधिकारियों से इस बारे में चर्चा हुई है कि कब तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और आप उसके ऊपर कब तक कोई फैसला ले पाए? नहीं, मैं तो किसानों के खेतों में पहले भी गया हूँ और बारिश की और बेमौसमी बारिश से जो कपास की फसल में बहुत नुकसान है, मूंग में बहुत नुकसान है, बाजरे में नुकसान है और बहुत सारी किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा था, उनकी हमने चिंता की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश दिए और ये गिरदावरी होके उनको मुआवजा मिलेगा और जो बीमित किसान है उनको तो बीमा की जो नियम है उस हिसाब से मुआवजा मिलेगा। मुझे अब चिंता नहीं है कि इसलिए कि किसान को हर तरह से उसकी सुविधा के अनुसार, किसी को सरकार, हरियाणा सरकार से, किसी को बीमा कंपनी से और किसी को बाजरे वाला पैसा मिलेगा, किसी को बाजरा छोड़ के मूंग बोए हैं वो पैसा मिलेगा। तो हर किसान के खाते में कुछ न कुछ पैसा जुड़ जाएगा जिससे कि किसान आगे की फसल की तैयारी कर सके। सर, ये तमाम किसान और किसानी से जुड़ी बातें थी, लेकिन ऐलनाबाद का उपचुनाव हो रहा है, 30 तारीख को वहां पर मतदान होना है और वहां पर जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, जो वहां पर उम्मीदवार भी है, वो कहते हैं कि मैंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था और अब एक बार फिर वो मैदान में है। आप बता रहे हैं कि आपने तमाम फैसले किसान हित में लिए हैं, तो लगता है कि आपकी पार्टी को, गठबंधन के उम्मीदवार को इनका फायदा होगा? सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक ही विधायक थे इन लोग के, अभय सिंह जी चौटाला, उन्होंने 27 जनवरी को ये कह के इस्तीफा दिया था कि मैं किसान आंदोलन के समर्थन में हूँ और कृषि कानूनों का विरोध करता हूँ और जब तक ये वापस नहीं होंगे मैं विधायक नहीं बनूंगा। आज वही स्थिति है, किसान आंदोलन भी है, कृषि कानूनों की भी वही स्थिति है। आज वो चुनाव लड़ क्यों रहे? और ऐलनाबाद के मेरे जो भाई हैं, सोचने का विषय ये है कि एक ऐसी पार्टी जिसका इकलौता विधायक था, अगर वो जीत भी जाता है तो वो फिर इस्तीफा देगा या कोई किसान आंदोलन में हिस्सा लेगा, तो विधायक बन के भी वो ऐलनाबाद के लोगों को क्या दे पाएगा? ऐलनाबाद के लोग समझदार हैं, उनको पता है 3 साल भाजपा की सरकार है, विकास करने वाली सरकार है, वो भाजपा के और जजपा के कैंडिडेट को वोट देकर जिताएंगे और सरकार के अंदर जो है अपनी हिस्सेदारी करेंगे। सर, अंतिम सवाल है मेरा,
जो आपके सामने वहां दूसरे प्रतिद्वंदी है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है या कांग्रेस है, वो एक बात लगातार कह रहे हैं कि 11 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस गठबंधन के पास अपना कोई उम्मीदवार ही नहीं था, इनको उम्मीदवार इंपोर्ट करके पार्टी ज्वाइन करके टिकट देनी पड़ी है। कोई नुकसान तो नहीं होगा आपके इस फैसले का? नहीं, भाजपा के अंदर जो हमारी नीतियों में समर्थन करते हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, बहुत सारे लोग आते रहते हैं और जब भाजपा का मेंबरशिप ले लेते हैं तभी हमारा उम्मीदवारी करते हैं। और पिछले कितने सालों से कहाँ से भाजपा चली थी, हमारी यात्रा देखिए आज कहाँ पहुँच गई है। ये इसलिए हमारे उम्मीदवार जो हैं गोविंद कांडा जी, वो लोकप्रिय हैं और मजबूत हैं और लोगों को भरोसा है कि वो अगर जीतेंगे तो वहाँ पर विकास खूब भारी मात्रा में होगा। जी, बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश में किसानों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, चाहे मंडियों में खरीद है वो सुचारू रूप से चल रही है। इसके साथ साथ जो बाजरे के किसान हैं उनको भी सरकार सब्सिडी के तौर पर उनके खाते में सीधा पैसा दे रही है। और साथ ही साथ जयप्रकाश दलाल ने ऐलनाबाद में अपने जो गठबंधन के उम्मीदवार है उनकी जीत का दावा किया है और ये कहा है कि ऐलनाबाद के जो लोग हैं वो गठबंधन की सरकार को समर्थन करेंगे, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं और डेवलपमेंट के लिए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट डलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान रणजीत सिंह ने प्रदेश के बिजली विभाग को लेकर तमाम जानकारियां दी। गठबंधन सरकार को जल्द 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान बिजली विभाग में किस तरीके के सुधार के लिए कदम उठाए गए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, 2 साल का कार्यकाल जो है वो जल्द पूरा होने जा रहा है गठबंधन सरकार का और आप सरकार में बिजली मंत्री है। बिजली मंत्री के तौर पर आपका 2 साल का जो कार्यकाल है, अब तक की जो तमाम कार्यवाही हुई है बिजली विभाग से जुड़ी हुई, उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? सर देखिए, बहुत बढ़िया चल रहा है, हर जगह से अप्रिसिएशन है। अभी पिछले हमें 4-5 दिन से थोड़ी सी दिक्कत आई है, उसमें भी ऐसा नहीं, थोड़ा कट डाउन का भी 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, जो मुझे भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। उसका कारण जो है वो ये है कि बहुत बरसातें हुई है। आपके पिछले 18 साल में कभी इतनी नहीं जो आपके हुई है, रिकॉर्ड है 18 साल का। और रिकॉर्ड भी होने के बाद सितंबर अक्टूबर में कभी बरसात नहीं होती, अभी अक्टूबर तक बरसात हुई है। उस बरसात का ये हुआ कि जहाँ से हमारा कोयला आता है वहाँ खाने जो है उनमें पानी भर गया, पानी निकालने में दिक्कत लगेगी। ये करके थ्रू आउट कंट्री है, कुछ स्टेटों में तो बहुत बुरी हालत है, पर हमारे 4-5 दिन का ये फेज़ है, निकल जाएगा। 4-5 दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। हमने कोई इंडस्ट्री कट नहीं लगा रहे, कहीं कोई पावर कट नहीं लगा रहे। कभी कभी गांव में 1-1.5 घंटा बिजली चली जाती है, वो भी कई बार दिक्कत आ रही है तब करना पड़ता है। बाकी हमारा बहुत ठीक चल रहा है और बहुत बढ़िया चलेगा। पूरी टीम मेरे डिपार्टमेंट की, सब ने बहुत मेहनत करी, कई हमने रेड करे। अब के इस साल में हमारा अंदाजा है, परमात्मा की ठीक इच्छा रहे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट दिया था कि आप 1500 करोड़ रुपया रेवेन्यू इस साल बढ़ा दें, तो मार्च टू मार्च होता है। मैं मानता हूँ कि हम 2000 करोड़ रुपया भी क्रॉस करेंगे। ये सर, तमाम आपने जो रेड की कार्रवाई शुरू की या फिर जो है वो जगमग योजना के तहत तमाम गांवों को शामिल करने का फैसला किया, लोगों में जाकर आपने बिजली पंचायतें की, लोगों को समझाने की कोशिश की कि बिल भरिए, बिजली लीजिए, इस तरीके के जो प्रयास हुए उनका असर राजस्व के तौर पर भी हुआ। खास करके जो पहले हमारे सीएम साहब ने पहले जो मीटर आउट करवाए बाहर, जब उनका टेन्योर था, उससे हमारा लाइन लॉस काफ़ी कम हुआ। सेकंड, देखिए गांव में इतनी बिजली का नहीं हमें मिला, जितना ज़्यादा हमें इंडस्ट्री से रेवेन्यू आ रहा है। इंडस्ट्री बड़ा तेज़ी से हब बनता जा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप 10 साल में देखना कि सबसे बड़ी इकॉनमी नॉर्दर्न रीजन में हमारा हरियाणा और गुरुग्राम सबसे बड़ा होगा। बहुत फास्ट डेवलपिंग हो रही है। मैं नहीं कह रहा नीति आयोग ने भी फास्ट डेवलपिंग स्टेट में हरियाणा को नंबर 2 का। अभी हमारे पावर मिनिस्टर से, ऑनरेबल हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी वीसी पे, सारे मिनिस्टर जुड़े थे नॉर्दर्न इंडिया के। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा को फॉलो करो, हमारा लाइन लॉस, हमारी जगमग योजना, हमारा जो ये कुसुम योजना में जो हम पंप्स दे रहे हैं, ये उसका सोलर वाले का, उसका पूरे देश में हम 1 नंबर पे जा रहे हैं। उसकी बहुत तारीफ हुई और उन्होंने हमें कह दिया कि आप फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में जितना पैसा चाहिए उठाओ करो। ये लाइन लॉस को लेकर जो है वो अब क्या स्थिति है सर? लाइन लॉस आप लगातार कम करने को लेकर प्रयासरत भी है? मार्च होता है, पिछले मार्च पे हमारा 14.55 था और मेरा ये मानना है कि अब के मार्च तक
हम इसे 12 तक, मेरी सोच है कि मैं इसे 12 तक ले जाऊं। 1-2% ऊपर नीचे रह जाए तो मैं नहीं कह सकता। 12% तक जाना एक बहुत बड़ा, एक असंभव कार्य होगा जो हम कर देंगे। ट्यूबवेल के किसानों को राहत देने के लिए भी आपने जो है वो सौर ऊर्जा के साथ भी जोड़ा है, और इसके अलावा जो है वो किसानों को जो पेंडिंग कनेक्शन है वो जल्द से जल्द दिए जाए, इसको लेकर भी प्रयास किए गए हैं। बहुत जल्दी हम इस पे हाई पावर परचेज कमेटी में ट्यूबवेल वाला हमारा कनेक्शन लग रहा है। इसमें हम चाहेंगे कि इसके बाद खटाखट तेजी से इलेक्शन, अगले 3 महीने में हम फौरन जितने कनेक्शन ज़्यादा चाहते हैं जल्दी। सर, एक अभी फिलहाल अभी एक घोषणा हुई है 30 सितंबर को ही कि एक स्कीम सरकार लेकर आई है। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कहा है कि जो सरचार्ज है वो माफ किया जाए। जिनके जून तक कनेक्शन कटे हुए हैं वो अपनी राशि जो है वो किस्तों में अदा कर सकते हैं, जो और उनको लोगों को दोबारा मीटर का कनेक्शन उनका जोड़ दिया जाएगा। ये उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। सर, बहुत बड़ा पहले ये फैसला ले लिया गया था। हमारे सीएम साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो कोविड का टाइम है इसमें सारा खर्च माफ करो, हमने सभी जगह करा। और उसके बाद ऐसे फैसले लिए गए हैं जैसे 37 पैसे पर यूनिट कम करने का हुआ। इसके बाद पेमेंट ऑफ बिल करके कनेक्शन कटे थे उनका 100% पेमेंट करने के बाद जमा वो चलते थे। अब ये कर दिया कि 25% जमा करो, बाकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स करके अपने करते जो वो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फैसला है। हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारा पावर जो है वो यूज़ हो रही है और उसका हमें रेवेन्यू आ रहा है। और लोगों को जो हमारा एरियाज रिकवरी थी वो हमारा पूरा हम बढ़ा रहे हैं। हम 50 लाख से 2 करोड़ बना लें, उसका आना तो कुछ था नहीं। तो ये एक बड़ा जिसे कहें एक समझदारी का बहुत बढ़िया फैसला हमारे सीएम साहब का और सरकार का है। आपके विभाग के अलावा सर एक बात, और जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जनता टीवी।